नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। काशी, मथुरा और अयोध्या ये तीन धार्मिक स्थल हैं। इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तीन हमारे इष्ट देवताओं के परम पूजनीय स्थल हैं। इसके बारे में भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आज इनकी धार्मिकता के बारे में या इनका धार्मिक महत्व क्या है इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। संयोग से आप कहिए ये तीनों जो है वो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र भी हैं। अब ये भी संयोग तो मैं नहीं कहूँगा, ये योजना है इस देश के मतदाताओं की कि तीनों निर्वाचन क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। तो ईश्वर को जब कुछ करना होता है तो उसका रास्ता पहले से बनाना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है कि इन तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में जिस तरह का चुनाव पार्टी ने किया है, यानी उम्मीदवार का चुनाव 2014 से 2024 10 सालों में ये तीसरी बार। आपको मालूम है, काशी से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। 2014 में पहली बार उम्मीदवार बने थे। 2014 में उम्मीदवार जब वो बने तब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था कि, और मतदाताओं की दृष्टि से कह रहा हूँ, कि किसे वोट दें। 2024 में जब वो उम्मीदवार बने हैं तो लोगों के मन में प्रश्न है कि वोट कब दें, तारीख कब आएगी। अब ये प्रश्न नहीं है कि वोट किसे दें, ये प्रश्न ये है कि वोट की तारीख कब आएगी, उसकी घोषणा कब होगी, उसका इंतज़ार है। अब काशी के बारे में देखिए, कहा जाता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई है। तो भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन काशी की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का एवरेस्ट हैं। एवरेस्ट पर वैसे तो जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट पर लोग जाते हैं, झंडा गाड़ कर चले आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के इस एवरेस्ट पर झंडा गाड़ कर धूनी रमाकर बैठ गए हैं। नीचे बैठे हैं उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए सारे विपक्षी नेता कि प्रभु कब उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि उनको उन्हें नीचे उतारने की क्षमता उनमें नहीं है। तो उनको इंतज़ार है कि वो अपने मन से अब स्वतः कब नीचे उतरेंगे, हमको चढ़ने का, हमको ऊपर जाने का मौका कब मिलेगा। और वो फिलहाल तो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जब वो हिमालय के उस शिखर से उतरने का फैसला करेंगे तब भी वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का ही नेता होगा, भारतीय जनता पार्टी का ही परचम वहाँ लहरा रहा होगा। विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष को उनकी राजनीति अभी समझ में नहीं आ रही है। विपक्ष जो है 50, 60, 70 और 80, 90 के दशक की जो राजनीति की जो रवायत थी उसी में है। एक का मौका जाएगा तो दूसरे को मौका मिलेगा। यहाँ मौका जाने की राजनीति ही नहीं कर रहे हैं कि मौका चला जाए, ऐसी राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर ही नहीं रहे हैं। वो राजनीति की स्थायी व्यवस्था कर रहे हैं। तो उनकी नज़र में सत्ता नहीं है। अब ये कहना तो शायद ठीक नहीं होगा कि जो राजनीति में है उसकी नज़र सत्ता पर नहीं होती। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, सत्ता पर ज़रूर होती है, लेकिन सत्ता साध्य नहीं है, साधन है। फ़र्क ये है, बाकी दलों के लिए सत्ता ही सब कुछ है, सत्ता ही उनका सिद्धांत है। बीजेपी के लिए, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो सत्ता जो है उस सिद्धांत को लागू करने का साधन मात्र है। तो ये बुनियादी फ़र्क है जो अभी तक विपक्षी नेताओं को समझ में नहीं आया है। जैसे भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है, तो नरेंद्र मोदी भी भारतीय राजनीति के नीलकंठ हैं। राजनीति की घृणा का जितना जहर है वो पिछले 20 सालों से पी रहे हैं लगातार, और वो उस विष को धारण किए हुए वो बिल्कुल निश्चिंत होकर, निर्द्वंद होकर काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उनका लक्ष्य क्या है। तो उनके रास्ते में कोई व्यवधान लाने की जितनी भी कोशिश हो रही है उसका कोई असर हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री के इतने सारे गुण होने के बावजूद, प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद, पिछले 10 साल से लगातार लोकप्रियता के नए शिखर छूने के बावजूद स्थिति ये है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की चिंता उसी तरह से करते हैं जिस तरह से एक सामान्य जनप्रतिनिधि करता है। उनमें ये अहंकार का भाव नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये मेरी विशिष्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
वीवीआईपी निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँ कभी कभार वही बहुत है। इस तरह से नहीं सोचते। न वो ये सोचते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी या यहाँ से लोगों ने उनको जिताकर भेजा है तो अब इस पर उनका जो है पैतृक अधिकार हो गया है, ये उनकी निजी जागीर हो गई है जिस पर और कोई अधिकार नहीं कर सकता। उनकी हर चिंता, हर कोशिश होती है कि काशी को और बेहतर कैसे बनाया जाए। काशी विश्वनाथ धाम बनाने के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं। काशी में अब उतने पर्यटक आते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए इतने लोग आते हैं जितने गोवा में नहीं आते, उसके कई गुना ज़्यादा आते हैं। करोड़ों में लोग आने लगे हैं। काशी के जरिए उन्होंने केवल काशी के भौतिक विकास की बात नहीं की, आध्यात्मिक विकास की भी बात की। उन्होंने काशी तमिल संगमम के जरिए विपक्ष ने जो अभियान शुरू किया उत्तर दक्षिण के बंटवारे का, उस अभियान शुरू करने से पहले उत्तर दक्षिण को जोड़ने का प्रयास वो शुरू कर चुके थे। यही वजह है कि विपक्ष की जो कोशिश थी उत्तर दक्षिण के बंटवारे की, इसमें एक विभेद पैदा करने की, वो मुद्दा बन ही नहीं पाया, वो नैरेटिव खड़ा ही नहीं हो पाया। विपक्ष क्या करने वाला है उससे कई कदम आगे काट जो है सोचकर प्रधानमंत्री रखते हैं। काशी तमिल संगमम उसी दिशा में प्रयास था, जैसे प्रधानमंत्री को पता हो कि आने वाले समय में विपक्ष उत्तर दक्षिण में बंटवारे का, विभेद का एक मुद्दा खड़ा करने वाला है। तो काशी को काशी के स्वभाव के अनुरूप जनप्रतिनिधि मिला है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, उससे ज़्यादा काशी के लोगों को श्रेय जाता है इसका। काशी के लोगों ने ऐसा जनप्रतिनिधि अपने लिए चुना है जो इससे पहले कभी नहीं चुना गया, जो पूरे देश में अप्रतिम है, जो पूरे देश में अतुलनीय है। इस तरह का जनप्रतिनिधि इससे पहले देश के किसी निर्वाचन क्षेत्र में नहीं चुना गया। तो ये बात हुई काशी की। अब आते हैं अयोध्या में। अब आप देखिए कि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये एक इत्तेफाक आप कह सकते हैं या दैव योग कह सकते हैं। तीनों जो उम्मीदवार हैं, तीनों जो जनप्रतिनिधि हैं, वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014, 2019 और 2024। तीनों पहली बार लोकसभा का चुनाव 2014 में लड़े और तीनों की ये हैट्रिक है और प्रधानमंत्री की सरकार की हैट्रिक होने जा रही है। तो इसको मैं तो दैव योग मानता हूँ। ये कोई जो है प्रयोग नहीं है, ये जानबूझकर योजना बनाकर ऐसा किया गया हो, ऐसा नहीं है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। यहाँ जो कुछ होना चाहिए मर्यादा में और मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा सदस्य हैं लल्लू सिंह। अयोध्या आंदोलन के प्रणेता अशोक सिंघल के सबसे विश्वस्त लोगों में एक, पूरे आंदोलन में सक्रिय रहे, अति सक्रिय रहे बल्कि कहना चाहिए, लेकिन श्रेय लेने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। हमेशा पीछे रहकर काम करने में विश्वास करने वाले जनप्रतिनिधि हैं। अगर समाज के वंचित वर्ग को किसी जनप्रतिनिधि को कैसे जोड़ना चाहिए ये देखना हो, ये सीखना हो तो अयोध्या आना चाहिए, लल्लू सिंह की कार्यशैली देखना चाहिए। और इतना ही नहीं, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं देश उनका परिवार है, लेकिन लल्लू सिंह ने अयोध्या के भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मान लिया है। उनकी उसी तरह से चिंता करते हैं जैसे परिवार की जाती है, बल्कि मेरा मानना है कि अपने परिवार के लोगों से ज़्यादा उनकी चिंता करते हैं। लल्लू सिंह ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन राम के प्रति अटूट भक्ति है। और शायद वही भक्ति है, राम के प्रति उनकी भक्ति है, जिसने उनको मर्यादित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में 2014 में उन्हें अयोध्या के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में भेजने का फैसला किया, उनको उम्मीदवार घोषित किया और अयोध्या की जनता ने उसे दिल से स्वीकार कर लिया। और लल्लू सिंह की ये जो काम करने की प्रकृति है, जनता से जुड़ने की, कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखने की, मर्यादित व्यवहार करने की, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भा गई। इसीलिए उनको लगातार तीसरी बार टिकट मिला है और पहली सूची में नाम आया है। मेरा मानना है कि ईमानदार व्यक्ति वो नहीं है जो जिसने बेईमानी नहीं की। वास्तव में ईमानदार व्यक्ति वो होता है जिसको बेईमानी करने का अवसर मिला हो और बेईमानी न की हो।
लल्लू सिंह ऐसे ही ईमानदार नेता हैं। वो विधानसभा के सदस्य रहे, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रहे, 2 बार से लोकसभा के सदस्य हैं। लेकिन आप पूरी अयोध्या घूमकर आइए, आपको कोई एक व्यक्ति, उनका बड़े से बड़ा विरोधी भी होगा राजनीतिक, वो भी उनके चरित्र पर आक्षेप लगाने वाली कोई बात नहीं कहेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी का जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, उसका ज्वलंत उदाहरण है लल्लू सिंह। शायद इसीलिए पार्टी ने उनको तीसरा मौका दिया है, हैट्रिक बनाने का मौका दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अयोध्या की जनता उनको उसी तरह से आशीर्वाद देगी जैसे 2014 और 2019 में दिया था। तो आप देखिए, काशी और अयोध्या 2 निर्वाचन क्षेत्रों की हमने बात कर ली, दोनों में किस तरह के जनप्रतिनिधि हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ जैसी ज़रूरत है, जहाँ जिसकी आवश्यकता है, उस तरह का उम्मीदवार पार्टी ने दिया है। तीसरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, मथुरा, भगवान कृष्ण की नगरी, 16 कलाओं से परिपूर्ण, तो वहाँ कलाकार को भेजा। हेमा मालिनी वहाँ से 2014 में थी, 2019 में अब फिर से उनको मिला है। उन्होंने मथुरा का भौतिक विकास करने में तो भूमिका निभाई ही है, मथुरा के सांस्कृतिक विकास में भी बड़ी भूमिका निभाई है। इसीलिए पार्टी ने उनको तीसरी बार मौका दिया है। खुद कलाकार हैं, कलाकार का मन है, वो कला को भी समझती हैं, वो अध्यात्म को भी समझती हैं। और मथुरा जैसी आध्यात्मिक नगरी में ऐसा जनप्रतिनिधि होना, ये भी कम उपलब्धि की बात नहीं है। उनको इस चुनाव क्षेत्र से लाने का एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है। 2014 में बात हो रही थी अमित शाह से, उस समय वो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। वो उनकी बातचीत हो रही थी जाट नेताओं से भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि समाज के नेताओं से, जो वरिष्ठ लोग हैं, जाटों में जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। और बातचीत हो रही थी कि कितनी सीटें जाटों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिले। जाट जो है 3 सीट मांग रहे थे, 5 से शुरू हुआ था, 5-7 से शुरू हुआ था, 3 पर आ गए थे। और अमित शाह 2 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थे। तो आखिर में उन लोगों ने कहा, जब बातचीत लगा कि अब टूट जाएगी अगर बात नहीं बनी, तो कहा कि अच्छा 1.5 दे दो। तो अमित शाह हंसने लगे। उन्होंने कहा 1.5 कैसे हो सकता है? बोले हेमा मालिनी को दे दो। तो उन्होंने कहा कि 1.5 कैसे हुई? बोले कि धर्मेंद्र से शादी हुई है तो आधी जाटनी है, तो इसलिए जो है हेमा मालिनी को दे दीजिए तो हम मान जाएंगे, 1.5 पर मान जाएंगे। तो हेमा मालिनी को मिल गया टिकट मथुरा से। हेमा मालिनी को टिकट शायद मिलता, मथुरा से मिलता कि नहीं पता नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, दैव योग ऐसे बनते हैं। उन जाट नेताओं की, उन जाट चौधरियों की ज़बान पर हेमा मालिनी का नाम कैसे आया, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और हेमा मालिनी ने ये साबित किया पिछले 10 साल में कि उनका चयन पार्टी ने जो किया, उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी, उसके वो सर्वथा योग्य थी। और उन्होंने जो कुछ किया है मथुरा के लिए, वो कोई सामान्य जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता था, और किसी सामान्य जनप्रतिनिधि की शायद ज़रूरत भी नहीं थी। तो काशी, अयोध्या और मथुरा, भाजपा के 3 अलग अलग जनप्रतिनिधि, जिनकी आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन तीनों अपने आप में अनूठे हैं। और जिस चुनाव क्षेत्र के लिए उनको चुना गया, उम्मीदवार बनाया गया है, उसके सर्वथा अनुरूप हैं, उसके अनुकूल हैं। इसलिए मैं जब बात कहता हूं, मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, तो इस मामले में भी कह रहा हूं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस तरह की सोच, ऐसा नहीं कि बड़े नेता की गणेश परिक्रमा करता है या परिवार का वफादार है इसलिए टिकट दे दो। टिकट देने के पीछे बड़ी गहरी सोच होती है। उस क्षेत्र की जो प्रकृति है उसके अनुरूप बैठता है कि नहीं उम्मीदवार, इसका भी ध्यान रखा जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है काशी, अयोध्या और मथुरा के जनप्रतिनिधि। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।